हे गाइस, इस वीडियो में मैं आपको इंडोनेशिया में प्राचीन अंतरिक्ष यात्रियों के ठोस सबूत दिखाऊंगा। यहाँ बंद दरवाजों के पीछे एक गुप्त नक्काशी रखी हुई है। इस नक्काशी में स्पष्ट रूप से एक पुरुष अंग को महिला अंग में प्रवेश करते हुए दिखाया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ऐसी नक्काशी कहाँ पाई जाती है? इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह बंद क्यों है? इसमें जाने और छूने की मनाही क्यों है? सौभाग्य से दूसरी तरफ कुंडी में जंग लग गई है और वह टूट गई है। इसलिए आइए हम अंदर जाएं और करीब से देखें। यह इंडोनेशिया के कैंडी सुकू नामक प्राचीन मंदिर में पाया जाता है। महिला भाग को बहुत विस्तृत तरीके से उकेरा गया है। शारीरिक सटीकता आश्चर्यजनक है। केंद्र में एक खुला हुआ भाग बना है और हम दोनों तरफ फ्लैप या लेबिया देख सकते हैं। लेकिन कुछ अजीब विवरण हैं जिन्हें समझाया नहीं जा सकता। इस तरफ देखें, आप तीन स्ट्रिंग जैसे प्रक्षेपण देख सकते हैं। वह क्या है? आप सोच सकते हैं कि यह सिर्फ एक गलती है, लेकिन नहीं। आप महिला अंग के इस तरफ भी बिल्कुल वैसा ही खुदा हुआ देख सकते हैं। यह बिल्कुल विचित्र है, क्योंकि हम मानव शरीर रचना विज्ञान में इतना विस्तार नहीं देख सकते हैं। मानव महिलाओं के शरीर पर ये विस्तार नहीं होते हैं। तो यह नक्काशी इतना विस्तार क्यों दिखाती है? लेकिन यहाँ एक और अजीब विवरण खुदा हुआ है। क्या आप इस तार को देखते हैं जो चारों ओर खुदा हुआ है? एक क्षण रुककर सोचें कि यह क्या हो सकता है। इंडोनेशिया के पुरातत्वविदों और इतिहासकारों ने इसे सजावट के लिए रखी गई फूलों की माला या पुष्पमाला कहकर खारिज कर दिया है। लेकिन यह गर्भनाल को दर्शाता है। यह कोई माला नहीं है। यह परिणाम दिखाता है कि पुरुष और स्त्री ऊर्जा के मिलन के बाद क्या होता है। नक्काशी में मौजूद मोड़ या गांठें स्पष्ट रूप से साबित करती हैं कि यह गर्भनाल है। हिंदुओं का मानना है कि गर्भनाल में प्रत्येक मोड़ गर्भावस्था के प्रत्येक महीने के दौरान बनता है। एक मानव बच्चे का जन्म 10 चंद्र महीनों के बाद में होगा। इसलिए माना जाता है कि मानव गर्भनाल में 10 मोड़ होते हैं। लेकिन इस नक्काशी में एक अजीब मोड़ है। आइए मोड़ों की संख्या गिने। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। हाँ, इसमें कुल 11 मोड़ हैं, जिसका अर्थ है कि सामान्य मनुष्यों के विपरीत बच्चा 11 महीने तक गर्भ में था। क्या यह मानव था? इस गर्भनाल से काटा गया बच्चा कहाँ है? क्या प्राचीन बिल्डरों ने उसी मंदिर में बच्चे की नक्काशी की थी? बंद दरवाजे के ठीक बगल में दीवार पर हम इस अजीब नक्काशी को देख सकते हैं। आइए करीब से देखें। क्या वह बच्चा फर्श पर रेंग रहा है? मैंने अपने जीवन में ऐसी नक्काशी नहीं देखी है। चेहरा अलग दिखता है। उसका सिर असामान्य रूप से बड़ा लगता है और उसकी उंगलियां और पैर की उंगलियां लंबी लगती हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विवरण शीर्ष पर है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये क्या हो रहा है? ध्यान से देखिए और सोचिए कि ये क्या है। यह नाल है। प्लेसेंटा वह अंग है जो गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय में विकसित होता है। यह गर्भनाल के माध्यम से बच्चे को ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान करता है। जब बच्चा पैदा होता है तो प्लेसेंटा भी टुकड़ों टुकड़ों में बाहर आ जाता है। दिलचस्प बात यह है कि प्लेसेंटा को मिस्र के पिरामिडों सहित अन्य प्राचीन स्थलों पर भी उकेरा गया है। लेकिन यह इस मंदिर में क्यों उकेरा गया है? लेकिन क्या यह भी एक पिरामिड है? हम ये नक्काशी कहाँ देखते हैं? ये सभी नक्काशी इस पिरामिड जैसी संरचना के अंदर और दीवारों पर पाई गई हैं। क्या इंडोनेशिया का यह प्राचीन स्थल किसी तरह मिस्र के प्राचीन पिरामिडों से जुड़ा है? या क्या वे मैक्सिको में माया पिरामिड से जुड़े हैं? अब आप इस संरचना को देख सकते हैं और कह सकते हैं कि प्रवीण, यह कोई पिरामिड नहीं है। यह तो मंदिर परिसर का एक छोटा सा ढका हुआ प्रवेश द्वार है। हम जानते हैं कि इंडोनेशिया मिस्र और मैक्सिको से हजारों मील दूर है और इंडोनेशियाई लोगों ने पिरामिड नहीं बनाए। आप वीडियो को मसालेदार बनाने के लिए इस प्रवेश मार्ग को प्राचीन पिरामिडों से जोड़ रहे हैं, है ना? नहीं, आइए यहाँ के मुख्य मंदिर पर एक नजर डालते हैं। कैंडी सुकूह परिसर का मुख्य मंदिर यही है। हाँ, यह एक पिरामिड है।
मुझे पता है हम इंडोनेशिया में एक सुदूर पहाड़ी पर हैं जो मिस्र और माया पिरामिडों से हजारों मील दूर है, लेकिन फिर भी हम यहाँ एक पूरी तरह से निर्मित पिरामिड देखते हैं। अगर आप इस पिरामिड की तुलना मैक्सिको के चिचेन इट्जा के माया पिरामिड से करेंगे तो आपको पूरा यकीन हो जाएगा कि इन दोनों पिरामिडों को एक ही बिल्डर ने बनाया था। दोनों पिरामिड चार भुजाओं या पहलुओं के साथ बनाए गए हैं और दोनों के शीर्ष पर एक समतल क्षेत्र है जिसका उपयोग प्राचीन काल में एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाता था। लेकिन आइए इस पिरामिड पर चढ़ें और देखें कि वहां क्या है। शायद हमें शीर्ष पर कुछ सुराग मिल जाए। मुझे पता है कि आप मेरी कमर पर कपड़े के इस अजीब टुकड़े के बारे में सोच रहे हैं। मैं कभी भी इस तरह की चीजें नहीं पहनता, लेकिन मंदिर में प्रवेश करने से ठीक पहले स्थानीय लोगों ने मुझसे अपनी कमर ढकने को कहा। मैंने इसे स्कार्फ की तरह पहनने की कोशिश की, लेकिन मुझे बताया गया कि प्रत्येक आगंतुक को मंदिर में प्रवेश करने से पहले अपने निजी अंगों को पूरी तरह से ढकना होगा। क्यों? आपको जल्द ही पता चल जाएगा। शीर्ष पर आप सोच सकते हैं कि केंद्र में एक खाली वर्ग के अलावा कुछ भी नहीं है, लेकिन ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पर अगरबत्तियां, राख और फूलों का गुच्छा नजर आएगा। यानी लोग आज भी यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। क्यों? आज यह जगह खाली है, लेकिन जो मूल रूप से यहाँ पाया गया था उसमें हमारे सभी सवालों का जवाब है। यह पत्थर की मूर्ति इस पिरामिड के शीर्ष पर पाई गई एकमात्र वस्तु थी और यह इतनी चौंकाने वाली है कि अब इसे इंडोनेशिया के राष्ट्रीय संग्रहालय के गोदाम में संग्रहित किया जा रहा है। यह एक विशाल 6 फुट लंबा लिंगम है, लेकिन इसके आकार के कारण पुरातत्वविद इसे सुरक्षित स्थान पर नहीं ले गए हैं। वे इसकी अजीब चौंकाने वाली विशेषताओं के कारण ले गए हैं। इसमें 4 अंडकोश जुड़े हुए हैं। अन्य लिंगमों के विपरीत इसे स्पष्ट रूप से लिंग की तरह दिखने के लिए उकेरा गया है। यहाँ तक कि इस पर एक नस्बी खुदी हुई है जो एक गुप्त शिलालेख को छिपाती है। लेकिन इस पर 4 अंडकोश क्यों उकेरे गए हैं? मनुष्य के पास केवल 2 अंडकोश होते हैं, तो प्राचीन बिल्डरों ने कुछ सुपर ह्यूमन क्यों बनाया? लेकिन क्या यह संभव है कि हम इस नक्काशी को गलत समझ रहे हैं? हो सकता है कि यह लिंग ना हो और हो सकता है कि ये 4 अंडकोश ना हो सकता है कि मूर्तिकार कुछ और दिखाने की कोशिश कर रहा हो, है ना? नहीं। पिरामिड के आधार पर इस मूर्ति को देखें, बहुत ध्यान से देखें। उसमें स्पष्ट रूप से 4 अंडकोश, 2 शीर्ष पर और 2 नीचे दिखाए गए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। साइड से देखने पर पता चलता है कि यह एक अंडकोश है। देखिए यह कितना गोल है। इसीलिए मूर्तिकार स्पष्ट रूप से 4 अंडकोश वाले प्राणी का चित्रण कर रहा है। यह मानव नहीं हो सकता। इसलिए हमें सवाल करना होगा कि क्या वह एलियन है? लेकिन उसका चेहरा कैसा दिखता था? ऊपर हम कुछ चौंकाने वाली चीज देख सकते हैं। उसका सर जानबूझकर काट दिया गया है। पुरातत्वविद अभी भी इस लापता सिर की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि यह पहेली का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन सिर को किसने नष्ट किया और क्यों? इसके बारे में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। 1815 में जॉनसन नाम का एक ब्रिटिश अधिकारी इस क्षेत्र के सभी प्राचीन स्थलों का नक्शा बनाने की कोशिश कर रहा था, जबकि स्थानीय लोगों ने उन्हें अन्य मंदिरों का पता लगाने में मदद की, लेकिन उन्होंने कभी भी इस मंदिर के बारे में बात नहीं की, हालांकि वे इसके बारे में जानते थे। जाहिर है स्थानीय लोगों को न केवल इस मंदिर में जाने से मना किया गया था, बल्कि इसका नाम लेने से भी मना किया गया था। इस मंदिर की खोज होने पर जॉनसन ने तुरंत अन्य ब्रिटिश पुरातत्वविदों को सूचित किया और जब वे यहां आए तो वे हैरान रह गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी कोई प्राचीन स्थल नहीं देखा था जिसे इस हद तक जानबूझकर नष्ट किया गया हो। रिपोर्टों के अनुसार लगभग सभी मूर्तियों को जानबूझकर क्षतिग्रस्त किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भविष्य में उन्हें पहचाना न जा सके। अधिकांश मूर्तियों के सिर पूरी तरह काट दिए गए। यही कारण है कि ब्रिटिश पुरातत्वविदों ने तुरंत 6 फुट ऊंचे लिंगम को दूर एक संग्रहालय में ले जाकर रख दिया,
क्योंकि उन्हें डर था कि स्थानीय लोग यहाँ आएंगे और इसे भी नष्ट कर देंगे। यही कारण है कि इस नक्काशी को भी ताले में बंद करके रखा जाता है, क्योंकि स्थानीय लोग इसे भी नष्ट कर सकते हैं। लेकिन विशेषज्ञों को कुछ और भी अजीब लगा। विध्वंसकों ने न केवल मूर्तियों के शरीर के हिस्सों को काट दिया, बल्कि उन्होंने कुछ हिस्सों को भूमि में दबा भी दिया। क्यों? ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि भविष्य में कोई आकर उन्हें एक साथ न जोड़ ले। हालांकि पुरातत्वविद कुछ हिस्सों का पता लगाने में सफल हुए और फिर उन्होंने जमीन के ऊपर के शेष हिस्सों को उनके साथ जोड़ लिया। यहाँ ऐसी ही एक नक्काशी है। फिर से आप यहाँ मुख्य विवरण देख सकते हैं। इसमें 4 अंडकोश हैं। इंसानों की तरह 2 अंडकोश नहीं। लेकिन चेहरा कैसा दिखता है? इसे आधुनिक समय के अंतरिक्ष यात्री की तरह मोटे गोल हेलमेट के साथ दिखाया गया है। हेलमेट के कारण हम इस प्राचीन अंतरिक्ष यात्री का चेहरा नहीं देख सकते। और ध्यान से देखिए, उन्हें फिर से अंतरिक्ष यात्रियों की तरह भारी जूतों के साथ दिखाया गया है। क्या यह संभव है कि मूर्तिकार प्राचीन अंतरिक्ष यात्रियों को यहाँ उतरते हुए दिखाने का प्रयास कर रहा था? हमें आसपास जो मिला वह इसकी पुष्टि करता है। देखिए कैसे जैसे ही अंतरिक्ष यात्री धरती पर आता है, इंसान और जानवर सभी आश्चर्यचकित होकर उसे देख रहे हैं। प्रत्येक मनुष्य और जानवर को उसे देखते हुए दिखाया गया है, जो दर्शाता है कि यह हमारी सभ्यता के लिए एक नई महत्वपूर्ण घटना थी। लेकिन जो बात रहस्य को बढ़ाती है वह इस नक्काशी का विवरण नहीं है, यह इन पत्थर के खंडों का रंग है। रंग में अंतर को देखें। पहला ब्लॉक और तीसरा ब्लॉक गहरे रंग का है, जबकि दूसरा और चौथा ब्लॉक हल्के रंग का है। क्यों? क्योंकि जिसने भी इस मंदिर को नष्ट किया उसने सर का हिस्सा और अंडकोश खंड ले जाकर जमीन के अंदर गाड़ दिए, जबकि इन 2 खंडों को जमीन के ऊपर छोड़ दिया। गड़े हुए हिस्सों का धीरे धीरे रंग बदल गया, इसलिए ये 2 ब्लॉक्स अलग रंग के हैं। इसके बारे में सोचें। यदि आप जिगसॉ पहेली को बेकार बनाना चाहते हैं तो बस पहेली के कुछ हिस्सों को लें और फिर उन्हें फेंक दें, ताकि कोई भी इसे एक साथ ना रख सके और पूरी तस्वीर ना देख सके। जिसने भी इस मंदिर को नष्ट किया उसका यही विचार था। वे नहीं चाहते थे कि हम हेलमेट और जूते के साथ उतरते एक अंतरिक्ष यात्री की पूरी तस्वीर को देखें। और बीच में अभी भी 1 या 2 ब्लॉक्स गायब हैं। इंडोनेशिया में एक प्राचीन पिरामिड किसने बनाया जो माया पिरामिड के समान है? स्थानीय लोगों को इस मंदिर में जाने से क्यों मना किया गया और इसका नाम भी ना बोलने को क्यों कहा गया? उन्होंने सिर क्यों काटे और इन पत्थर की मूर्तियों को नष्ट क्यों किया? वे क्यों नहीं चाहते थे कि आने वाली पीढ़ियां उनका चेहरा देखें? यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम पूरी तस्वीर न देख सकें, उन्होंने मूर्तियों के कुछ हिस्सों को क्यों दफना दिया? हम ऐसे विवरण क्यों देखते हैं जो मानव शरीर रचना से मेल नहीं खाते? इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम किसी अंतरिक्ष यात्री को हेलमेट और जूतों के साथ क्यों देखते हैं? इन सभी सवालों के जवाब आपको मेरे अगले वीडियो में मिलेंगे। बाय।